नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोल रहे हैं जिसमें महत्वाकांक्षा, क्रूरता, गजब की सैनिक प्रतिभा और हाँ, शासन चलाने की एक अनोखी समझ, सब कुछ घुला मिला है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के शायद सबसे चर्चित और कह सकते हैं शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा नाम जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हैं अलाउद्दीन खिलजी जीवन, विजय और शासन नाम के एक लेख के कुछ अंश। ये उसके सफर के कई उतार चढ़ावों पर रोशनी डालते हैं। और ये सफर वाकई दिलचस्प है। आप सोचिए, एक ऐसा शख्स जो पढ़ लिख नहीं सकता था, हाँ, अनपढ़ था वो। लेकिन उसने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि कुछ ऐसे प्रशासनिक और आर्थिक प्रयोग किए जो उस जमाने के लिहाज से एकदम नए थे। तो चलिए इस जटिल शख्सियत की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये सब? अलाउद्दीन खिलजी, उसका असली नाम तो अली गुरशब था। वो अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के संस्थापक थे, उनका भतीजा भी था और दामाद भी। हाँ, चाचा ने ही उसे पाला पोसा था। लेकिन कहते हैं कि उसका पारिवारिक जीवन बहुत सुखी नहीं था। खासकर उसकी मुख्य पत्नी मलिका-ए-जहां, जो जलालुद्दीन की बेटी थी, उनके साथ रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, तनावपूर्ण थे। अच्छा। और शायद इसी निजी तनाव और उसकी अपनी महत्वाकांक्षा ने उसे आगे बढ़ाया होगा। जब चाचा जलालुद्दीन सुल्तान बने तो अलाउद्दीन को भी दरबार में एक पद मिला, आमिर-ए-तुजुक। फिर मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ, उसको दबाने में अलाउद्दीन ने अहम भूमिका निभाई। हाँ। तो इनाम में मिली कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी और यहीं से उसकी शक्ति का आधार बनना शुरू हुआ। फिर 1292 में भिलसा को लूटा। अच्छा। और फिर अवध का सूबेदार भी बन गया। तो आप देखिए, धीरे धीरे वो ताकतवर होता जा रहा था। बिल्कुल, कदम दर कदम। और फिर आया 1296 का वो बड़ा मशहूर देवगिरी अभियान। हाँ, देवगिरी। उसने अपने चाचा सुल्तान से इजाजत भी नहीं ली, सीधे दक्षिण में इस अमीर राज्य पर हमला कर दिया और कामयाब रहा। और वहां से जो दौलत मिली, बेहिसाब दौलत, उसने उसका आत्मविश्वास और संसाधन दोनों इतने बढ़ा दिए कि अब दिल्ली का तख्त वो उसकी मंजिल बन गया। और उसने ये मंजिल हासिल भी कर ली। 22 अक्टूबर 1296 को कड़ा में गंगा के मारे वो मुलाकात। हाँ, अपने चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन को गले लगते वक्त उसी के इशारे पर उसी के सैनिकों मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद ने सुल्तान का कत्ल कर दिया। ओ, विश्वासघात की इंतहा। बिल्कुल। और उसी दिन दिल्ली पहुंचकर उसने बलबन के लाल महल में अपनी ताजपोशी करवा ली, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। देखिए, सत्ता छीनना एक बात है, पर उसे कायम रखना और लोगों को अपने पक्ष में करना वो दूसरी बात है। सही कहा। यहाँ अलाउद्दीन ने क्रूरता के साथ साथ जबरदस्त चालाकी भी दिखाई। हाँ। देवगिरी से जो सोना चांदी लाया था, उसे पानी की तरह बहा दिया। खूब लुटाया है। जनता में बांटा गया। हाँ। क्यों? ताकि लोग जलालुद्दीन की हत्या भूल जाएं। हाँ। और नए सुल्तान के गुण गाने लगे। हाँ। जो वफादार अमीर थे उन्हें ऊंचे पद दिए गए। हाँ। उसने सत्ता का गणित समझा और पैसे और ताकत के जोर पर शुरुआती विरोध को एकदम शांत कर दिया। लेकिन चुनौतियां कहाँ खत्म होने वाली थी? सुल्तान बनते ही अंदरूनी विद्रोह शुरू हो गए। हाँ, वो तो होना ही था। गुजरात से लौटे नवी मुसलमान सैनिक थे, उनका विद्रोह हुआ धन के बंटवारे पर। फिर उसके अपने भतीजे अकत खान, हाँ। उसने बगावत कर दी। यहाँ तक कि बहन के बेटों मलिक उमर और मंगू खान ने भी विद्रोह किया। और दिल्ली में हाजी मौला, इन सभी को उसने कुचला, और वो भी बड़ी बेरहमी से। ये जो लगातार विद्रोह हो रहे थे ना, ये अलाउद्दीन के लिए एक तरह का सबक थे। उसने महसूस किया कि सल्तनत पर पकड़ मजबूत करने के लिए सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं है। अच्छा, इसी सोच का नतीजा थे वो 4 मशहूर अध्यादेश जो उसने इन विद्रोहों को कुचलने के बाद जारी किए। हाँ, वो 4 फरमान क्या थे वो? पहला, अमीरों की ज्यादातर जमीनें, खासकर जो दान या इनाम में मिली थीं, वो जब्त कर ली गईं। क्यों? ताकि उनकी आर्थिक कमर टूट जाए, वो पैसे के दम पर बगावत न कर सकें। ठीक। दूसरा, एक बहुत ही मजबूत जासूसी नेटवर्क बनाया गया, बरीद, मुनियान, ताकि कोई साजिश पनपने से पहले ही पता चल जाए। अच्छा, इंटेलिजेंस पे पूरा जोर। बिल्कुल। तीसरा, शराब और जुए पर पाबंदी लगा दी, शायद इसलिए कि ये महफिलें अक्सर हाँ, साजिशों का अड्डा बन जाती होंगी। हाँ, अड्डा बन जाती थी। और चौथा, अमीरों के आपसी मेलजोल, पार्टियों, यहाँ तक कि शादियों पर भी रोक लगा दी, ताकि वो गुट न बना सकें। बाप रे, पूरा कंट्रोल।
हाँ, ये दिखाता है कि वो समझ गया था कि असली खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है, और उसने सत्ता के हर संभावित केंद्र पर चोट की। तो इन अंदरूनी चुनौतियों से निपटकर उसने अपना ध्यान लगाया सल्तनत के विस्तार पर। पहले उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। जी। 1299 में गुजरात की विजय हुई, ये खास रही। एक तो भारी दौलत मिली और दूसरा यहीं से उसे मिला मलिक काफूर। हाँ, मलिक काफूर, उसका दाहिना हाथ। बिल्कुल। फिर 1301 में रणथंभौर का मजबूत किला जीता। 1303 में चित्तौड़ पर कब्जा किया। 8 महीने के लंबे घेरे के बाद चित्तौड़ का नाम भी बदल दिया, अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर खिजराबाद रख दिया। फिर मालवा, जालोर ये इलाके भी जीते। तो उत्तर भारत में तो उसका दबदबा कायम हो गया, लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन ने वो कदम उठाया जिसने मतलब इतिहास ही बदल दिया। उसने दक्षिण भारत की ओर देखा। हाँ, दक्कन की तरफ। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक छलांग थी। दिल्ली के किसी सुल्तान ने इससे पहले दक्षिण को जीतने की इतनी गंभीर और कामयाब कोशिश नहीं की थी। और इन मुश्किल दक्षिणी अभियानों की कमान किसको सौंपी? उसी मलिक काफूर को, और काफूर ने वाकई कमाल कर दिखाया। आप देखिए, 1306-7 में देवगिरी के यादव राजा रामदेव को हराया। हाँ। 1308 में वारंगल के काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव को हराया। और कहा जाता है कि यहीं से कोहिनूर हीरा। हाँ, कोहिनूर हीरा दिल्ली सल्तनत के हाथ लगा। जी। फिर 1310 में द्वारा समुद्र के होयसल राजा बल्लाल तृतीय को हराया। और 1311 में तो सुदूर दक्षिण में मदुरै के पांड्यों तक को हराया या फिर अपनी अधीनता मानने पर मजबूर किया। गजब। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दक्षिण में उसका मकसद शुरू में डायरेक्ट कब्जा करना शायद नहीं था। अच्छा। ज्यादा फोकस था वहां के राजाओं से भारी खिराज वसूलना, मतलब पैसा लेना और उन्हें दिल्ली की बादशाहत मानने पर मजबूर करना। अच्छा, मतलब अधीनता स्वीकार करवाना। हाँ, लेकिन जिस पैमाने पर और जितनी दूर तक ये अभियान सफल हुए, वो जमाने के हिसाब से असाधारण था। इसने अलाउद्दीन की धाक पूरे हिंदुस्तान में जमा दी। लेकिन एक तरफ वो साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ एक और बड़ा खतरा था जिससे उसे लगातार जूझना पड़ रहा था। मंगोल। मंगोल आक्रमण। उत्तर पश्चिम से मंगोलों के हमले उस दौर में सल्तनत के लिए एक बड़ा सिरदर्द थे। बिल्कुल। पर अलाउद्दीन ने उनका जिस तरह सामना किया वो भी काबिले तारीफ है। 1297 से लेकर 1306 तक झरन मंजूर, सिविस्तान, किली, दिल्ली के पास अमरोहा, रावी नदी के किनारे कई लड़ाइयां हुई। और ज्यादातर में मंगोल हारे। हाँ, उसकी सेनाओं ने मंगोलों को बार बार और बुरी तरह हराया, यहाँ तक कि बाद में अफगानिस्तान में मंगोल इलाकों पर छापे भी मारे। मंगोलों में अलाउद्दीन का खौफ कहते हैं इस कदर बैठ गया था कि एक किस्सा मशहूर है। कौन सा? कहते हैं कि अगर मंगोल घोड़े पानी नहीं पीते तो उनके सरदार मजाक में पूछते थे, क्यों भाई, क्या तुमने जफर खां को देख लिया है? जफर खां अलाउद्दीन का एक बहुत बहादुर सेनापति था। अच्छा, तो मतलब खौफ था पूरा। हाँ। अब सवाल यह है कि वो एक साथ साम्राज्य का विस्तार भी कर रहा है और मंगोलों जैसी बड़ी ताकत से सल्तनत को सुरक्षित भी रख रहा है। ये दोनों कैसे कर पा रहा था? यहीं उसके प्रशासनिक और खासकर सैन्य सुधारों का महत्व समझ आता है ना? बिल्कुल, यहीं पर उसकी जीनियस दिखती है। उसने प्रशासन को पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड कर दिया, सारी ताकत सुल्तान के हाथ में। वो खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया मानता था, मतलब राजा के अधिकार असीमित हैं। हाँ, डिवाइन राइट थ्योरी एक तरह से। बेशक प्रशासन चलाने के लिए 4 मुख्य विभाग और मंत्री थे। दीवान-ए-वज़ारत, जो वजीर या प्रधानमंत्री होता था, दीवान-ए-अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवान-ए-इंशा शाही पत्र व्यवहार देखता था, और दीवान-ए-रसालत विदेश या अपील का विभाग था। लेकिन आखिरी फैसला सुल्तान का ही होता था। और सेना में तो उसने जैसे क्रांति ही कर दी। हाँ, मिलिट्री रिफॉर्म्स बहुत बड़े थे। पहली बार दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना रखी गई, स्टैंडिंग आर्मी। सैनिकों की सीधी भर्ती सुल्तान करता था। ये बहुत बड़ा बदलाव था। घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, दाग सिस्टम, ताकि अच्छे घोड़ों की हेराफेरी ना हो सके। और हर सैनिक का हुलिया दर्ज करने का सिस्टम बनाया, चेहरा, ताकि नकली सैनिक भर्ती ना हो। हाँ, घोड़े और सैनिक दोनों की पहचान पक्की। और सबसे अहम, सैनिकों को जागीर की जगह नकद वेतन देना शुरू किया, कैश सैलरी। इससे सेना सीधे सुल्तान के प्रति ज्यादा वफादार हो गई और अनुशासित भी। जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। और सेना का यही पेशावर ढांचा उसे मंगोलों से लड़ने और दक्षिण तक जीतने में मदद कर रहा था। हाँ, और अब आते हैं उसकी उस नीति पर जो आज भी इतिहासकारों को हैरान करती है। बहुत बहस होती है उस पर। बाजार नियंत्रण नीति, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। जी हाँ।
ये शायद अलाउद्दीन का सबसे अनोखा और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी कदम था। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शायद सबसे बड़ा तो यही था कि अपनी विशाल सेना को सस्ती और तय कीमतों पर रोजमर्रा की जरूरतें, खासकर अनाज, वो मुहैया करा सके। हाँ, सेना का पेट भरना जरूरी था। उसने दिल्ली में अलग अलग चीजों के लिए बाजार बनवाए। अनाज मंडी अलग, कपड़ों और जरूरी सामानों के लिए सराय अदिल नाम का बाजार अलग और घोड़ों, गुलामों, मवेशियों का बाजार अलग। लेकिन इसे लागू कैसे किया? ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना था नहीं शायद। बिल्कुल नहीं, ये व्यवस्था बहुत जटिल थी। हर बाजार के लिए एक बड़ा अफसर नियुक्त था। शहनाई मंडी, चीजों की कीमतें, वो सुल्तान खुद तय करता था। ओके। और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था, फिक्स प्राइस। अच्छा। कमी या अकाल के लिए सरकारी गोदाम बनाए गए थे जहां से अनाज रिलीज किया जाता था। व्यापारियों को बाकायदा रजिस्टर होना पड़ता था। और नियम तोड़ने वालों का क्या? सजाएं बेहद क्रूर थीं, खासकर कम तौलने वालों के लिए। कहते हैं कि कम तौलने वाले बेईमान दुकानदार के शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता था जितना उसने वजन में कम दिया हो। बाप रे, ये तो मतलब डर पैदा करने के लिए था। बिल्कुल। सोचिए 13वीं-14वीं सदी में इस तरह की पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ये दिखाता है कि वो अनपढ़ जरूर था, पर उसमें प्रशासन और व्यवस्था बनाने की असाधारण समझ थी। हाँ, ये मानना पड़ेगा। बेशक ये पूरी नीति डर और सख्ती पर आधारित थी, लेकिन अपने मकसद में कामयाब रही। कहा जाता है कि उसके पूरे शासनकाल में चीजों की कीमतें काबू में रहीं। ये उसकी सत्ता के निरंकुश नियंत्रण का एक और बड़ा उदाहरण है। और इस पूरे नियंत्रण को बनाए रखने के लिए जानकारी जरूरी थी, इंटेलिजेंस। हाँ, उसके बिना ये सब मुमकिन नहीं था। इसके लिए उसने एक बहुत ही कारगर जासूसी व्यवस्था बनाई। बरीद यानी खुफिया अफसर और मुन्हियान यानी गुप्तचर, ये पूरे राज्य में फैले थे और हर छोटी बड़ी खबर सीधे सुल्तान तक पहुंचाते थे। किसी अमीर या अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी कि सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश रच सके। सब पर नजर थी। यहाँ मलिक काफूर का जिक्र फिर से करना पड़ेगा। हाँ, काफूर के बिना अलाउद्दीन की कहानी अधूरी है। गुजरात अभियान गए, नुसरत खान ने उसे 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दीनारी भी कहते थे। हाँ, ये नाम पड़ गया था उसका। वो मूल रूप से हिंदू था जिसे मुसलमान बनाया गया था, और वो एक हिजड़ा था। लेकिन वो अलाउद्दीन का सबसे काबिल और वफादार सिपासालार साबित हुआ। इसमें कोई शक नहीं। मंगोलों को हराने से लेकर दक्षिण के सभी सफल अभियानों का नेतृत्व उसी ने ही किया। और अलाउद्दीन की जिंदगी के आखिरी सालों में जब सुल्तान बीमार रहने लगा, तो सल्तनत की पूरी बागडोर कह सकते हैं फैक्टिकली मलिक काफूर के ही हाथों में आ गई थी। हाँ, इन दोनों का रिश्ता बड़ा पेचीदा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन की प्रवृत्ति समलैंगिक थी और उसे काफूर से गहरा लगाव था। वहीं ये भी सच है कि अलाउद्दीन पढ़ लिख नहीं सकता था, तो प्रशासन के दांव पेच समझने और उन्हें लागू करने में वो काफूर पर बहुत ज्यादा निर्भर था। अच्छा, तो यहाँ निजी पसंद और प्रशासनिक जरूरतें दोनों ने मिलकर काफूर को बेहद शक्तिशाली बना दिया था। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत समीकरण भी सत्ता को प्रभावित करते हैं। अच्छा, अब अलाउद्दीन खुद कैसा था? मतलब उसके व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? महत्वाकांक्षी, बेहद महत्वाकांक्षी। उसने सिकंदर सानी यानी दूसरे सिकंदर का खिताब अपनाया। ना, सिकंदर बनना चाहता था वो। दुनिया जीतना चाहता था, यहाँ तक कि एक नया धर्म चलाने की भी सोच डाली थी उसने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, शुक्र है उसके दोस्त और दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे समझाया कि भाई पहले हिंदुस्तान को ही ठीक से संभाल लो, दुनिया जीतने और नया धर्म चलाने की बातें छोड़ो। अच्छा हुआ समझा दिया। साथ ही वो बहुत क्रूर और बेरहम था। विरोधियों को खत्म करने में जरा भी नहीं हिचकता था, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। हाँ, जैसे उसने अपने चाचा के बेटों को अंधा करवा दिया था। बिल्कुल। तो ये विरोधाभास ही अलाउद्दीन को इतना खास बनाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति, लेकिन इतना बड़ा सैन्य रणनीतिकार और प्रशासक। क्रूरता और महत्वाकांक्षा के साथ साथ शासन चलाने की गजब की क्षमता। वो जानता था कि ताकत कैसे हासिल करनी है और उसे कैसे बनाए रखना है। लेकिन जिंदगी के आखिरी साल वो मुश्किलों भरे रहे। हाँ, 1315 आते आते वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। इतिहासकार बताते हैं कि उसे जलोदर या ड्रॉप्सी नाम की बीमारी हो गई थी, जिससे शरीर सूज जाता है। वो शारीरिक और शायद मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया था और पूरी तरह मलिक काफूर पर निर्भर हो गया था। और फिर 4 जनवरी 1316 की रात
अलाउद्दीन की मौत हो गई। हाँ, और हमेशा ये शक रहा कि शायद मलिक कफूर ने ही उसे जहर देकर मारा ताकि खुद गद्दी हथिया सके। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। काफूर ने उसी रात चुपचाप उसे दफना दिया। और जैसा शक था, अलाउद्दीन की मौत के बाद काफूर ने ही ताकत अपने हाथ में ले ली। उसने अलाउद्दीन के एक छोटे बेटे शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठाया और खुद पर्दे के पीछे से राज करने लगा। और अलाउद्दीन के बड़े बेटों खिज़र खान और शादी खान को अंधा करवा दिया, रास्ते से हटाने के लिए। लेकिन काफूर का ये दांव ज्यादा दिन चला नहीं चला। अलाउद्दीन के वफादार जो तुर्क सरदार थे, उन्हें ये पसंद नहीं आया। सुल्तान की मौत के महज 35 दिन बाद ही फरवरी 1316 में उन्होंने काफूर का कत्ल कर दिया। ओह। अक्सर ऐसा ही होता है, ताकतवर शासकों के बाद ऐसी ही अस्थिरता और खूनी संघर्ष देखने को मिलते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह वो गद्दी पर बैठा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के नाम से। हाँ, लेकिन वो एक अय्याश और कमजोर शासक साबित हुआ। और 1320 में उसके ही एक वजीर खुसरो खान ने उसे मारकर खुद गद्दी हथिया ली और इस तरह खिलजी वंश का अंत हो गया। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी की विरासत क्या है? व्हाट्स द लेगेसी? देखिए, उसे दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। उसका साम्राज्य बहुत विशाल था। उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में लगभग मदुरै तक उसकी धमक थी। हाँ, ये तो है। उसके बाजार नियंत्रण नीति भले ही वो क्रूरता पर आधारित थी, लेकिन मध्यकालीन भारत का एक अनूठा आर्थिक प्रयोग था। उसके प्रशासनिक और सैन्य सुधार, जैसे केंद्रीकृत सत्ता, स्थायी सेना, दाग और चेहरा सिस्टम, ये इतने प्रभावी थे कि बाद के शासकों ने भी उन्हें अपनाया। शेरशाह सूरी और अकबर तक ने मंगोलों से भारत को सुरक्षित रखने का श्रेय भी उसे बहुत हद तक जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ा योगदान था। और उसी के कारण पहली बार दक्षिण भारत पर दिल्ली का निर्णायक प्रभाव स्थापित हुआ। और हाँ, कोहिनूर जैसा हीरा, वो भी सल्तनत के खजाने में आया। तो वो एक महान विजेता था, कुशल प्रशासक था, साम्राज्य निर्माता था, लेकिन साथ ही एक निरंकुश, बेहद क्रूर तानाशाह भी था। बिल्कुल, दोनों पहलू हैं। उसके 20 साल के शासन को सल्तनत की ताकत और स्थिरता के लिहाज से अक्सर स्वर्णिम काल कहा जाता है, पर इस चमक के पीछे जबरदस्त सख्ती और डर का साया भी था। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी की कहानी, महत्वाकांक्षा, विजय, नियंत्रण, क्रूरता और एक स्थायी प्रभाव की कहानी। एक ऐसा सफर जिसने मध्यकालीन भारत पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। अलाउद्दीन ने जिस तरह सैन्य ताकत, आर्थिक नियंत्रण और जासूसी के दम पर सत्ता को पूरी तरह अपने हाथों में केंद्रित किया, वो अभूतपूर्व था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस तरह का निरंकुश नियंत्रण, जो शायद थोड़े समय के लिए स्थिरता लाता है, लंबे समय में शासक और जनता के बीच कैसे रिश्ते बनाता है? क्या ये विश्वास पैदा करता है या सिर्फ डर? सहयोग बढ़ाता है या फिर विद्रोह की बीज बोता है? सोचने वाली बात है। इसी सवाल पर विचार करने के लिए छोड़ते हुए आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।